सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है एचपीयू में थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है बीएससी थर्ड ईयर के उनके लिए। अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे जो वीडियोस देख रहे होंगे उनके लिए भी लगभग जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप हो गए होंगे, अगर उनकी यूनिवर्सिटी के साथ मैच करते हैं तो वो उन टॉपिक्स को करेंगे। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी बुक्स को कंप्लीट करूं। मैं जो भी बुक स्टार्ट करूं, ठीक है, उसको अंत तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा विद नोट्स जो भी मैंने बनाए हुए हैं। क्योंकि मैंने हर एक, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या फिर +1 +2 हो, या फिर कोई भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन की अभी इतनी नोट्स तो नहीं बने हैं मेरे से, बट उसके नोट्स की दिक्कत नहीं होती क्योंकि मिल जाते हैं, ठीक है। तो सभी की सभी नोट्स मेरे पास प्रोवाइडेड है। मेन जो पर्पस रहेगा वो रहेगा आपको समझ बिठाना उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। सबसे पहले मेरे को खुद उसकी समझ करनी पड़ेगी अपने अंदर, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। मेरा मेन पर्पस रहेगा आपको समझाना, आपको बढ़िया कंटेंट देना, ना कि आपके साथ टाइम पास करना या फिर कोई भी रट्टा रूटा मार के मतलब जल्दी से जल्दी टॉपिक को खत्म करना। ऐसी नहीं रहेगी। हम चलेंगे तो बहुत ही बेसिक से चलेंगे। आज की वीडियो में हम पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जनरल सा एक रोड मैप क्लियर करेंगे, ठीक है। मतलब कि पूरी की पूरी बुक में हमने क्या क्या स्टडी करना है, किस तरह से पेपर पैटर्न रहता है, क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एग्जामिनेशन का क्या ट्रेंड रहता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो सबसे पहला काम होता है उसका सिलेबस देखना और पेपर पैटर्न देखना कि क्या पेपर का ट्रेंड है क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर जो बच्चा इन दो चीजों को देख लेता है ना, आई थिंक जो मैंने महसूस किया है या मैंने ऑब्जर्व किया है या एक्सपीरियंस किया है कि 35 to 40% जर्नी वहीं पे हमारी कंप्लीट हो जाती है अगर हम इन दोनों चीजों को अच्छे से डीपली स्टडी कर लेते हैं। एक तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस और दूसरा उसका पेपर पैटर्न कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक्स हैं तो एग्जामिनर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। अगर ये दो चीजें हम स्टडी कर लेते हैं तो हमारा आधा काम हो चुका होता है। बस बाकी का काम होता है उस सब्जेक्ट की समझ बिठाना। जितनी आप समझ बिठाओगे उतना आप उस सब्जेक्ट में मतलब एक बोलते हैं माहिर होते जाओगे, ठीक है। यही मेरा पर्पस रहेगा। मेरा नोट्स मेरे पास सारे अवेलेबल होंगे, ठीक है। मैं आपको, मेरा मेन पर्पस रहेगा टॉपिक को समझाना और वो मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो जो बातें आपको बताई जाएंगी वो आप बस उन बातों को फॉलो करते चलना, ठीक है। क्योंकि तभी आप अच्छे से मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और अच्छे से मैं आपको अंडरस्टैंड करा पाऊंगा। जो मैं क्राइटेरिया, जो मैं पाथ फॉलो करूंगा उस पाथ को अगर आप फॉलो करेंगे तो, ठीक है। जो ये पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसका हम जनरल सा सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में देखो, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, ठीक है। इसका सिलेबस कुछ इस तरह से रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपने पेपर दिए होंगे 4 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ठीक है। इन 4 सेक्शन में से और एक सेक्शन आता है सेक्शन ई करके। सेक्शन ई का मतलब होता है कंपलसरी सेक्शन। मतलब कि वो जो सेक्शन होगा ना उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन बने होंगे, वो हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी आपको। और ये जो सेक्शन ए बी सी डी है, इनमें दो दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो पार्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अब उन दो क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। वो मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा। इसका पेपर मेरा हाल ही में ही मतलब 10-15 दिन पहले ही खत्म हुए हैं हमारे पेपर, और 10-15 दिन पहले इसका मेरा पेपर हुआ है। वो पेपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा हुआ था, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। बट पहले मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करें और खत्म करें बुक को, ठीक है। देन आफ्टर हम पूरे अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। रिवाइज तो मैं करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको इसी तरह से टॉपिक करवा दूंगा, अपनी 110% देके करवा दूंगा कि आपको रिवाइज करने की, एक बार वीडियो देखने के बाद आपको फिर से उसको रिवाइज करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बस आपने फिर जब नोट्स बना लिए अपने, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और जो वीडियो से जो मैंने आपको ट्रिक्स या टिप्स बताऊंगा पर समझाऊंगा, ठीक है, अगर वो समझ लिया वो सफिशिएंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या गलतियां आपने अवॉइड करनी होती है। तो ये जो पेपर होता है आपका, ये 70 मार्क्स का पेपर होता है। 70 मार्क्स का पेपर है। इट मीन्स आप खुद ही सोचिए, ये एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। मतलब कि आपकी स्किल्स इसमें टेस्ट की जाएंगी, आपकी राइटिंग स्किल टेस्ट की जाएंगी। मेन तो राइटिंग स्किल ही है कि आपको कोई टॉपिक दे देते हैं। मान लो मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया, यही टॉपिक दे दिया मैंने कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है। अब
कोई बंदा होगा उसने इसका सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ी होगी, किसी ने इसका थोड़ी सी डेफिनेशन के बाद थोड़ा सा और एक दो लाइनें कर ली होंगी। अब ये क्वेश्चन मान लो आपको 8-9 नंबर में आ गया, तो अगर आप डेफिनेशन लिख के आएंगे एक दो लाइन की तो आपको 8-9 नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, आपको 8-9 नंबर तक का कंटेंट लिखना पड़ेगा, तब आपको 8-9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यही इस कोर्स की खासियत होती है। जो 70 मार्क्स के आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लगे हुए हैं, मतलब कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो आपको उस टॉपिक के बारे में वाइड नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें 80 पेज हैं इस बुक में टोटल। ठीक है, तो 80 पेजेस में से जो हमारे यूज के होंगे, मतलब जो हमने स्टडी करने हैं, लगभग 40 से 50 ऑन एवरेज पेजेस हमने स्टडी करने हैं पूरे साल में। और वो सोचो पूरा साल मिला होता है हमें। ठीक है, तो पूरे साल में अगर हम 40-50 पेजेस को भी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी नहीं कर पाएंगे तो हम फिर क्या ही करेंगे। ठीक है, तो हमने हर एक टॉपिक को वाइडली डिस्कस करना है। ठीक है, एक टॉपिक के बारे में अगर मैंने आपको बोल दिया कि पेस्टिसाइड के बारे में लिखो, तो पेस्टिसाइड के बारे में आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि कम से कम एक पेज तो आप तुरंत लिख दें। जब भी मैंने पेस्टिसाइड बोला कि पेस्टिसाइड के बारे में लिखो, तो इतना नॉलेज होना चाहिए। तो एक चीज आपने क्या समझी कि जो भी टॉपिक हमने करना है या जो भी टॉपिक आपने करना है वो वाइडली तरीके से करना है। ठीक है, उसका वाइड नॉलेज लेके करना है, ताकि आप पेपर में एक दो लाइन भूल भी जाते हो तो भी आप कम से कम उस टॉपिक का जितना मार्क्स का पूछा उतने तक का आप कंटेंट लिख जाओ वहां पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिमिटेड पढ़ के गए। एक तो बुक ही लिमिटेड है पूरी पूरी, देखो बहुत ही कम टॉपिक है। जब हम करेंगे तो आपको लगेगा कि नोट्स जो है कम से कम मतलब ऐसे लगेगा कि आधी बुक के बने, बट वो पूरे नोट्स होंगे। ठीक है, तो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो इन लिमिटेड टॉपिक्स को ये अच्छे से करना है। ठीक है, छोटी बुक है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम आपने अगर आपके सीनियर होंगे तो उनसे सुना होगा कि इस बुक में ज्यादा स्ट्रक्चर है या फिर ज्यादा रिएक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब मैं करवाऊंगा ना आपको तब आपको खुद एनालाइज होगा कि कितने बड़े स्ट्रक्चर हैं और कितने इजीली तरीके से हम उनको निपटाएंगे। ठीक है, तो टफ कोई भी चीज नहीं होती। अगर आपने अपने दिमाग में पहले से इमेज बना ली होगी कि हाँ भाई इसमें टफ आएगा, या फिर किसी दूसरे के अगर कोई दूसरा बोलता है ना, आपको दूसरा बंदा ओपिनियन देता है तो उसके ओपिनियन से नहीं चलना, आपने खुद का ओपिनियन रखना होता है अपनी लाइफ में। ठीक है, और वही ओपिनियन सबसे पहले ट्राई तो करो। अगर मैंने आपको बोल दिया कि पूरी बुक ही टफ है, ठीक है, आपको पहले दिमाग में छप जाएगा कि यार ये तो पूरी बुक की टफ है, पता नहीं हमसे होगी कि नहीं। और आपने कोई क्वेश्चन करना शुरू किया और आपको समझ नहीं आएगा। शुरू में जब भी आप शुरू करोगे पहला टॉपिक करोगे, तो अगर आपने खुद से कर रहे हो तो सभी के साथ ऐसा होता है कि नहीं आता है समझ। 1-2-3 बार हमें करना पड़ता है, अपने टीचर से कंसल्ट करना पड़ता है। टीचर जब समझाता है तब अगर वो अच्छे से समझाने वाला होगा, ठीक है, तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, तो यही होता है, मतलब कि खुद पहले ट्राई करना होता है। देन आफ्टर एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार किया, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार किया। ठीक है, तीसरी बार तो कम से कम पहली बार की अपेक्षा 20-30% आपको क्लियर हो गई है ना टॉपिक का। तो ऐसा होता है कि अपने खुद के ओपिनियन खुद ट्राई करना होता है। पहले दूसरों के बोलने पर नहीं चलना कि दूसरे ने बोल दिया टफ है बुक, तो अपने दिमाग में पहले बना लिया टफ है, फिर तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे कोई भी टॉपिक करोगे आपको टफ ही लगेगा, और वो बार बार आप सोचोगे कि यार ये तो टफ ही लग रहा है हमें। ठीक है, तो ये सेक्शन रहेंगे इस पे। अब जो सेक्शन ए है, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले जो इस साल हमारा पेपर हुआ 10-15 दिन पहले ये हमारा पेपर हुआ है, और मैं आज आपको इसकी जो है करवा रहा हूँ इसके टॉपिक्स। तो रुको मैं आपको बताता हूँ कि क्या पैटर्न रहा था पेपर का, जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा था, और किस किस तरह से आपने क्या गलतियां अवॉइड करनी है। ठीक है, पेपर को करते वक्त। तो जो पेपर है, एक सेकेंड, ये है पेपर। तो इस तरह से पेपर रहा था, पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखो सेक्शन ए बना है। अब सेक्शन ए जो है आपका एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो ए बी पार्ट बने हुए हैं आपको इसके। ठीक है, तो 7.5 नंबर का पहला वाला क्वेश्चन है, 7.5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। तो सोचो आपको कम से कम 7.5 नंबर का आपका कंटेंट इन दोनों क्वेश्चन के बारे में क्लियर होना चाहिए था, तभी आप इनको अच्छे से कर पाते। वहां पे कम से कम 1.5-2 पेज आपके वहां पे कवर अप होने चाहिए थे, मिनिमम तो 1.5 पेज तो कवर होना ही चाहिए था आपके आंसर शीट में इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये था, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप खुद ही देखते चलो, आपको कहीं यहाँ पे 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, मतलब 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वाइड नॉलेज होना जरूरी है। तभी मैं आपको बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। और जो जैसे सेक्शन ए से मैंने आपको बोला कि 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी, ये 4 के 4 सेक्शन आपको कितने नंबर के बनते हैं? 15 नंबर का एक सेक्शन बनता है। जैसे ये देखो 7-7-14 और एक 15 नंबर का एक सेक्शन बनेगा, और 4 सेक्शन है तो 15 चौके 60 नंबर ये हो गए। और जो
कंपलसरी सेक्शन होता है, जो सेक्शन ई है आपका, जो कंपलसरी सेक्शन है वो 10 नंबर का बनता है, मतलब एक एक नंबर के उसमें क्वेश्चन होते हैं, तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी होते हैं, इनमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपको करने ही है, ठीक है। और यही डिसाइड करेंगे, अगर आपने ये 60 के नंबर में से मान लो 55 प्लस स्कोर कर लिया और ये 10 की 10 नंबर आप कर लेते हो स्कोर, तो आपको अच्छे कम से कम 95 प्लस आपके नंबर डेफिनेटली बनेंगे, अगर आपने जो आपको इंटरनल असेसमेंट है वो भी अच्छी तरीके से टीचर ने लगाई होगी, अगर आपने परफॉर्म किया होगा तो, ठीक है। तो जो मैंने टिक लगाए वही मैंने अटैम्प्ट किए थे, अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से अटैम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि देखो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, मान लो ये सेक्शन ही है, अब ये पूरा चैप्टर है, ये जो 4 सेक्शन है ना, ये 4 ही चैप्टर है, ऐसा नहीं कि ये 8 चैप्टर बना दिए और 8 चैप्टर में से आपने एक छोड़ना एक करना है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरे के पूरे चैप्टर जैसे सेक्शन है तो एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर में पूरा की पूरा सेक्शन आएगा, सेक्शन बी है उसका भी एक ही चैप्टर है, सी का भी एक ही है और डी का भी एक ही है। तो इसमें ये एक ये होती है कि जैसे मैंने तो मतलब कोई सेक्शन होगा तो उसके एक आधे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन छोड़ा होगा, जैसे मिनिमम मैं बताऊंगा कि मैंने कौन छोड़ा था और कौन से किए थे, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन छोड़ा होगा और बाकी सारे के सारे किए थे, और वही क्वेश्चन जो सेक्शन ए का पार्ट ये एक क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे और जो सेक्शन बी बना था इसके भी 2 पार्ट थे। अब मेरे को दोनों के दोनों क्वेश्चन आते थे, अब मैं कंफ्यूज हो गया था एग्जाम में कि मेरे को करने कौन से है, तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने तो पूरा करवाना है आपको, मैंने आपको टिप्स में पूरी की पूरी चीज करवानी क्लियर, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी चॉइसेस में कौन सा क्वेश्चन करना बेटर होता है। मतलब अगर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 भी आता है 2 भी आता है, करना तो आपको एक ही है, तो आपने इस तरह से वो वाला क्वेश्चन पिकअप करना, बेशक आपको दोनों आते होंगे बट वो वाला पिकअप करना जिसमें आप अच्छे से लिख पाओगे, आपको पूरा की पूरा कंटेंट आपने डिट्टो की डिट्टो जहां से आपने पढ़ा आपको वो पूरा की पूरा वहीं से ही पूरा की पूरा याद है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को पहले प्रेफरेंस देनी होती है जिनमें आप अच्छे से ज्यादा माहिर हो, आप समझ रहे हो अपने आप को कि हाँ भाई मैं उनको अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है। वैसे ही जैसे सेक्शन बी बना था, सेक्शन बी में मेरे को दोनों क्वेश्चन आते थे, बट मैंने चूज किया कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट को करूंगा, क्योंकि मेन जो दिमाग लगाना होता है ना, एक बात याद रखना, जब भी आप हार्ड वर्क करोगे किसी भी फील्ड में ना, तो हार्ड वर्क कभी भी पे नहीं करेगा, अगर हार्ड वर्क में स्मार्टनेस नहीं होगी तो तभी बोला जाता है कि स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करना होता है, ठीक है। हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है, ठीक है, तो हर किसी को सफलता नहीं मिल पा रही, क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि जिसके हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क नहीं है ना, तो आई थिंक कि उसको सफलता पाने में उसको काफी टाइम लगेगा, अगर हार्ड वर्क ही फॉलो करता रहेगा तो आपके काम में स्मार्टनेस का होना काफी जरूरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि ये 5 नंबर के हैं, आते मेरे को तीनों थे, बट मैंने ये 2 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब जो पूछा हुआ था वही लिखना था इसके बारे में, और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, अगर इनको करता तो काफी टाइम लगता, ठीक है। तो एग्जाम में 3 घंटे मिलेंगे, अगर आप 3 घंटे में से 2.5 घंटे या 2 घंटे में पेपर अपना कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आप अपने सारे के सारे पेपर को रिवाइज कर सकते हो और अपनी गलतियों को ढूंढ सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को एक बार सोच सकते हो माइंड में कि हाँ मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मेरे को ये इस तरह से उस टाइम आपके दिमाग में हिंट आ जाएगी, डेफिनेटली आती है अगर आपने पढ़ा होगा वो क्वेश्चन। तो अगर आपने शुरू पेपर किया, मैं यहाँ पे पहुंचा, अगर मैं कुछ डीडीटी का भूल गया तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि यहीं पे नहीं फंसे रहना। मैक्सिमम बंदे के होते हैं एक क्वेश्चन में फंस गए तो उसको ही सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे और 15-20 मिनट अपने वहीं पे खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं करना होता। फंस गए कोई चक्कर नहीं है, छोड़ो आगे के, तो आपको आते हैं ना, जितने आते हैं उतने करो, फिर जो रह जाते हैं ना, अगर आपने पढ़े हैं देन आफ्टर अपने दिमाग का यूज करो, अगर एक आधा अगर जिसने अच्छे से स्टडी की होगी उसका तो कोई भी नहीं रहेगा, अगर रह भी गया कोई क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन बच जाएगा या 2 क्वेश्चन बच जाएंगे, तो उनको वो आराम से सोच सकता है एंड में, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी होती कि हाँ एक ही में यहाँ फंसे रहे और पूछ के चक्कर में आपने बाकी क्वेश्चन में अपने गवा दिए, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं था सेक्शन। तो मैं यही बात है, अगर आपने पूरा की पूरा चैप्टर, जैसे मैंने पूरा चैप्टर आपको करवाना है, तो पूरे के पूरे चैप्टर में आपने इस तरह से चॉइसेस डेवलप करनी है कि एक तो आपको वो सेक्शन का वो वाला पार्ट करना है जो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और आपको अच्छे से आता हो, ठीक है। तो उस तरह से करना होता है। जो सेक्शन सी था उसमें आपको पता है सेक्शन सी, ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी बना, ये बना पेस्टिसाइड केमिस्ट्री, बुक का नाम है पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी आ गया पूरा की पूरा पेस्टिसाइड केमिस्ट्री। अब हम एंटर हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आप जो फार्मेसी में वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग डेवलप होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ोगे। एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में आपने सुना होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में आपने सुना होगा। तो वो सारी ड्रग्स की सिंथेसिस किस तरह से होती है, ठीक है, उन सारी सिंथेसिस को आप यहाँ पे
स्टडी करोगे, ठीक है, उनके सॉरी उनके स्ट्रक्चर को आप देखोगे। तो सेक्शन सी में हम ये चीज करेंगे, ठीक है। सेक्शन जो डी रहेगा उसमें हम फर्मेंटेशन के बारे में, सेक्शन डी चैप्टर जो है वो फर्मेंटेशन चैप्टर है, उसमें हम वेरियस फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे शराब है, इथाइल अल्कोहल जैसे शराब होगी, या फिर वेरियस वाइटामिन्स होगी, या अमीनो एसिड्स होगी, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी बनते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से किस तरह से बनते हैं वो सारी की सारी प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। आपको बोला जाएगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन डिस्कस करो फर्मेंटेशन प्रोसेस से, तो किस तरह से बनाते हैं। मैं फर्मेंटेशन का जनरल से आपको मीनिंग बता देता हूँ, अभी यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो पेस्टिसाइड के बारे में, क्योंकि आपको पता है, सभी जानते हैं पेस्टिसाइड के बारे में, जो खेतों में हम उपयोग करते हैं, डीडीटी का छिड़काव करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में सभी को पता है, जहाँ पे वेरियस ड्रग्स डेवलप होते हैं। एंटीबायोटिक हर कोई जानता है कि पैरासिटामोल क्या होती है ना, एस्पिरिन क्या होती है। अब जो फर्मेंटेशन है थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, मे भी नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप नॉर्थ साइड चले जाएं, जैसे होगी आपकी हिमाचल प्रदेश, इंडिया के मैप में नॉर्थ इलाका देखें ना आप, तो हिमाचल प्रदेश आ गया आपका, जम्मू कश्मीर आ गया, लाहौल स्पीति वगैरह, जो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल स्पीति आ गई, ठीक है। तो इन इलाकों में क्या है, ज्यादा देसी शराब का कल्चर होता है, मतलब देसी शराब बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो देसी शराब बनती है, जो वहाँ के बंदे होंगे, मैक्सिमम आप हिमाचल के बंदे देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि देसी शराब किस तरह से बनाती है, तो वो जो प्रोसेस फॉलो की जाती है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, मतलब साड़ा गाड़ा डाल के, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि साड़ा डालते हैं। देखो आपने शराब की इंडस्ट्री में अगर आपने देखा होगा कि शराब किस तरह से बनती है, तो जो शराब पीने वाला बंदा होगा ना, वो भी छोड़ देगा उस शराब की प्रोसेस को देख के कि यार इतनी गंदी तरीके से बनाते हैं और इतनी गंदी इसकी स्मेल होती है, ठीक है। तो वही है फर्मेंटेशन, मतलब, ठीक है। समझ गए होंगे आपकी किस तरह से हमने बनाना है। अगर आप अल्कोहल, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जैसे देसी शराब है किस तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती है, ठीक है। तो सारा की सारा हम इनमें डिस्कस करेंगे। इथाइल अल्कोहल हो गया, वाइटामिन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, वेरियस एंटीबायोटिक्स भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती है, ठीक है। वो पूरी पूरी प्रोसेस हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। और जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक तो मैंने बता दी कंपल्सरी सेक्शन होता है, एक इसमें फिलअप आते हैं, ठीक है, या तो ट्रू फॉल्स आएंगे और एमसीक्यू आएंगे। ये तीन चीजें ही एक एक नंबर में आती हैं। जैसे 4 नंबर के फिलअप डाल दिए इन्होंने, 3 नंबर के ट्रू फॉल्स डाल दिए हैं, और जो 3 नंबर के हैं वो टिक मार्क एमसीक्यू डाल दिए इन्होंने, ठीक है। अब ये जो देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे इसलिए स्पेशल अटेंशन देके बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता। इस साल उसने ऐसे डाल दिया, अगले साल कोई और एग्जामिनर आया, उसने एग्जाम सेट किया और उसने थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश की कि उसने क्या किया कि ट्रू फॉल्स या फिर फिलअप ना डाल के उसने क्या किया कि एक एक नंबर के क्वेश्चन डेफिनेशन के डाल दिए या तो स्ट्रक्चर के डाल दिए। क्योंकि मैंने आपको बोला नहीं कि इसमें इस बुक में ज्यादातर स्ट्रक्चर ही है। जैसे डीडीटी का स्ट्रक्चर बोल दिया उसने बनाने को एक नंबर में, या फिर आपको बोल दे कि मैलाथियोन का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, या फिर आपको कुछ और भी दे सकता है, एक नंबर का ही क्वेश्चन बनाना है उसने, ठीक है। तो वो इनको छोड़ के वो चीजें भी बना सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दिमाग लेके चलना कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे ना, आते तो यही है, आज से 3-4 साल पहले का भी ट्रेंड आप देखोगे तो यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि एमसीक्यू आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स हो रहे हैं। बट जरूरी नहीं है कि ये ट्रेंड जो है यूनिवर्सिटी ने कंप्लीटली इस पे मोहर लगा दी कि यही आएगा हमेशा। क्या पता एग्जामिनर चेंज करे और वो चीज डाले, तो वो चीजें तो आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हुई होंगी ना, क्योंकि डीडीटी तो हम ऐसे भी पढ़ेंगे, तो सारे टॉपिक पूरी बुक ही हमने स्टडी करनी है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो तो वहां से भी आपके डिस्कस हुए होंगे टॉपिक, ठीक है। तो तभी यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ जनरल सा कि थोड़ा इस बात को भी ध्यान रखना कि वैसी चीज भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना, ठीक है। तो ये था पूरा की पूरा पेपर का ओवरव्यू, और सिलेबस का ओवरव्यू भी मैंने आपको करवा दिया। जैसे ये पहला चैप्टर है, तो इस पे सेक्शन ए पे एक ही चैप्टर है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड। तो इसमें हम पेस्टिसाइड के बारे में देखेंगे, उसके बेनिफिट देखेंगे, और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, चेंजेस कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये जो पहला चैप्टर है ना, इसमें कुल सिर्फ 4 से 5 टॉपिक है। सोचो इतना छोटा सेक्शन ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन का ही एक सेक्शन बनेगा। एक सेक्शन में से भी उसके 2 क्वेश्चन बनेंगे, और 2 क्वेश्चन में से भी हमें एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो कितना आसान काम हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं करवाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, अभी जनरल सा बता रहा हूँ। सेक्शन बी में हम जो यहाँ पे पेस्टिसाइड आपने पढ़ लिया कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड कौन से होते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड क्या हो कौन से होते हैं। अब जो ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड है सेक्शन बी में, आप सिंथेटिक पेस्टिसाइड जो है, जैसे मैराथ्यून हो गया, पैराथ्यून हो गया, डीडीटी हो गया, गैमिक्सेन हो गया, कार्बोफ्यूरेन हो गया, कार्बेराइल हो गया, एनिलाइड्स हो गया, ठीक है।
इन सारी की सारी पेस्टिसाइड की हम सिंथेसिस देखेंगे कि बनते किस तरह से हैं, क्योंकि सिंथेटिक पेस्टिसाइड वही पेस्टिसाइड होते हैं ना जो कि हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे। तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे तो उनकी सिंथेसिस प्रोसेस तो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो नेचुरल थोड़ी है, ये तो सिंथेटिक पेस्टिसाइड है। तो ये सारे सिंथेटिक पेस्टिसाइड को हम सेक्शन बी में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सेक्शन सी होगा, उसमें हम वेरियस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि आपकी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के होते हैं, ठीक है, आपके पास एंटी फंगल एजेंट कौन से होते हैं, सल्फोनामाइड्स फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स के होते हैं, एंटी लेप्रोसी रिलेटेड ड्रग्स के होते हैं, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के होते हैं। इन सारे ड्रग्स की हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सिंथेटिक पेस्टिसाइड की सिंथेसिस स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम ड्रग्स की सिंथेसिस स्टडी करेंगे, किस तरह से वो ड्रग्स बनते हैं, क्या उनके केमिकल स्ट्रक्चर है, क्या उनके यूज है, क्या उनके साइड इफेक्ट है। बस वही चीजें हमें सेक्शन सी में डिस्कस करनी है, ठीक है। और जो सेक्शन ई है वो मैं बता चूंगा आपको कि उसमें हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन सी फर्मेंटेशन प्रोसेस बना इथाइल अल्कोहल को किस तरह से बनाया जा सकता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, सिट्रिक एसिड को किस तरह से बना सकते हैं, जो वेरियस एंटीबायोटिक्स हैं उनको किस तरह से बना सकते हैं, जो अमीनो एसिड और वाइटामिन है उनको किस तरह से हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये जनरल सा एक रोड मैप था, ठीक है, कि हमने क्या इस बुक में करना है। इसके मैंने कुछ एक टॉपिक आपको पहले भी करवा दिए थे, जो सेक्शन ए था इसके 1-2 टॉपिक आई थिंक मैंने वीडियोस पहले से भी डाल दिए, बट फिर से मैं आपको उनको थोड़ा सा रिवाइज करा के चलूंगा, ठीक है, ताकि जो है एक शुरू से टच हमारा बन सके टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, अच्छे से शुरुआत करेंगे, जो जो चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, आपने बस वो फॉलो करते चलनी है, ठीक है, और अच्छे से अपनी स्टडी का एक प्लान करके स्टडी करनी है, ठीक है, तभी आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और मैं अपना 200% दूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा कि कंटिन्यूटी पे वीडियो लाऊं, ठीक है। तो बस ये था जनरल सा रोड मैप। मेरा मेन पर्पस क्लियर करने का ये था कि आपको एक ओवरव्यू दे सकूं, क्योंकि हम कोई बुक शुरू करते तो हम देखते नहीं उसको, डायरेक्ट हम पहला चैप्टर शुरू कर दिया, हमें पता नहीं है कि बुक का मेन पर्पस क्या है पूरे। फिर अब आपको जनरल से एक हिंट तो होगी कि ये बुक है, ये टॉपिक्स है, ये करके हमने चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।